नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। 7वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 7वें चरण में आज 7 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों की 89 सीटों पर मतदान हुआ। 7वें चरण में वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। आपको बता दें कि 9 राज्यों की 89 सीटों पर बम्पर वोटिंग की रिपोर्ट है। 7 चरण के साथ ही अब तक 438 सीटों का नतीजा ईवीएम में कैद हो चुका है और अभी भी 2 चरण की 105 सीटों पर मतदान होना बाकी है। अपने इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे आज के मतदान की और कहां-कहां किस-किस दिग्गज ने मतदान किया और कौन-कौन से दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई। तो 7वें चरण के मतदान के समापन के साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 7वें चरण में 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्य की 89 सीटों पर मतदान हुआ। 7वें चरण के मतदान के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। जनता ने किस पर भरोसा जताया है, ये 16 मई को नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। 7वें चरण में 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों की 89 सीटों पर मतदान हुआ है। जिन 89 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें यूपी की 14 सीटें, बिहार की 7 सीटें, पंजाब की सभी 13 सीटें, गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान हुआ, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, आंध्र प्रदेश की 17, जम्मू कश्मीर की 1, दादर नागर हवेली की 1 सीट, दमन दीव की 1 सीट पर मतदान हुआ। इस चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है उनमें शामिल हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल, बीजेपी नेता अरुण जेटली। 7वें चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से सबसे ज्यादा 37 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। बीजेपी के पास 19 सीटें हैं, जिनमें 15 सीटें उसे गुजरात से मिली हैं। 16 मई को यह साफ होगा कि 89 सीटों का ये आंकड़ा कितना बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीआर न्यूज। जी हाँ, तो 7 चरण समाप्त हो गए और इसके साथ ही अब 16 दिन ही बाकी हैं नई सरकार बनने के। तो कैसा रहा आज का 7वां चरण, किन किन दिग्गजों का फैसला आज ईवीएम में कैद हुआ, कौन कौन से दिग्गज आज चुनाव मैदान में थे, किन किन मुद्दों पर जनता ने वोटिंग की, तमाम विश्लेषण आज करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा दूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रंजीत मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, बीजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से करेंगे। अमिताभ जी, 438 सीटों पर अभी तक मतदान हो गया है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब इस आकलन की ओर हम बढ़ सकते हैं कि नई सरकार बनने का जो स्वरूप होगा वो किस तरीके का होगा, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी कुछ होना था वो लगभग तय हो चुका है और इसीलिए जितने भी कड़वे बयान थे वो एक दौर तक काफ़ी बयान दिए जा चुके हैं। एक चीज़ मुझे ज़रूर लगती है कि जो ख़ास तौर से जिसको हिंदी बेल्ट या अंग्रेजी में जो इसे हम काउ बेल्ट कहा करते थे, उसमें तुलनात्मक रूप से वोट कम पड़े। तुलनात्मक रूप से अगर हम बंगाल का उदाहरण दें या हम छोटे केंद्र शासित प्रदेश जैसे दादर नगर हवेली का, वहाँ 80-80% वोट पड़ रहे हैं। इन हालात में जो ये वोट कम पड़ा, अभी हम बात कर रहे हैं जहां ज्यादा वोट पड़ने की, कम वोट जो पड़ा उससे निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को लेकर के भाजपा जो बात थोड़ी सी सशंकित मुझे लगता है पार्टी हो रही होगी और इसके लिए वो अगले जो चरण बचा है उसमें उसको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो 7वें चरण में जबरदस्त वोटिंग की खबर आ रही है। हालांकि अभी एग्जैक्ट परसेंटेज कितना है ये अभी हम नहीं आपको बता पा रहे हैं, लेकिन बम्पर वोटिंग की खबर जरूर है और जाहिर तौर पर कृष्णवीर चौधरी जी इससे बेहद उत्साहित होंगे। कृष्णवीर जी, क्या लग रहा है, क्या मोदी की लहर है या क्या मान रहे हैं आप इसे? देश में तो मोदी की लहर है, बंद कमरों में किसका है ये मैं कह नहीं सकता। और मुझे आज एक बात कहने में बड़ा दुख भी हो रहा है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली ऐसी क्यों है। फिरोजाबाद में
बूथ कैप्चरिंग होता है, बड़े पैमाने पर होता है, उसमें कलेक्टर क्या कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करते, प्रशासनिक व्यवस्था हो, सवाल कमेंट करने का नहीं था, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई जो जिसे आप प्रभावशाली कह सकते थे। बनारस के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार AK-47 खरीद लेते हैं, बात करते हैं सुरक्षा के लिए, तो चुनाव आयोग बिल्कुल शांत है, सरकारें बिल्कुल चुप हैं। आखिर हम चाहते क्या हैं इस देश में? कैसा लोकतंत्र हम चाहते हैं? लोकतंत्र की मैंने बात बम्पर वोटिंग है, ये किस ओर इशारा कर रही है? बम्पर वोटिंग यूथ की है और यूथ पूरी तरह मोदीमय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम स्वीकार करें ना करें, कहें ना कहें, वो एक अलग बात है, लेकिन जो यंग वोटर है उन्होंने पूरी तरह मोदी को इतना खुल के समर्थन दिया है, पूरे देश में समर्थन। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जो युवा वोटर्स हैं, जो जिन्होंने पहली बार वोट किया है, ये उनका वोट है कि ये बम्पर? दूसरे और तीसरे बार भी जो मतदान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो युवा वोटर्स जो है यूथ हैं, वो मोदी को वोट कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? बड़े पैमाने पर एडिशनल वोट कर रहा है। मैंने चलिए रंजीत जी से जान लेते। रंजीत जी, कुछ जवाब देंगे आप इसका? आपको भी लगता है कि ऐसा है जो युवा वोट है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। युवा वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है आज भी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे वरिष्ठ मित्र अभी बता रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, और उनके जैसे व्यक्ति से कोई गैर जिम्मेदाराना काम करना, उनको भी पता है कि चुनाव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, उस गैर जिम्मेदारी भरे कार्य को ढकने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और संवैधानिक संस्थाओं की अपनी मर्यादा होती है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठाना यह बीजेपी की पुरानी आदत रही है। तो काम गलत ये करते हैं, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं इनको उस गलत कार्य करने से रोकने का प्रयास करती है, उनके ऊपर यह प्रश्न उठाते हैं। मुझे लगता है ये बीजेपी की पुरानी आदत है और देश अब इस चीज को जान चुका है। जहां तक इस बार के चुनाव का प्रश्न है, मुझे लगता है सीधे तौर पर इस बार का चुनाव दो विचारधाराओं के मध्य चुनाव है। एक विचारधारा देश को जोड़ने वाली विचारधारा है, वहीं एक विचारधारा देश को विखंडित करने वाली विचारधारा है। अब देश की जनता को तय करना है कि उसे किस विचारधारा के साथ जुड़ना है। चलिए, अब बिल्कुल आपके पास से अमिताभ जी आ रहे हो। एक सवाल भी इसके साथ जोड़ दूं कि जब इस चुनाव की शुरुआत हुई तो विकास की बातें यहाँ पर हो रही थी, चारों तरफ विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, अलग अलग मॉडल्स की बात हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते गए, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष भी इसमें जुड़ गया, और इसके बाद की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर गांधी वर्सेस मोदी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वो भी जनता ने देखा। तो अब बढ़ते चरण के साथ हम किस ओर बढ़ रहे हैं, ये जरा आप समझने की कोशिश करेंगे आपसे। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक समय था कि जब भाजपा भी चाल चरित्र चिंतन की बात करती थी। अब चरित्र और चिंतन, चरित्र में तो आज अमिताभ जी माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वहां पर हम सीधे चलेंगे इस समय। It is the 7th poll day. We had 89 parliamentary constituencies which went for polls, covering 9 states. Very quickly, Andhra Pradesh 17 parliamentary constituency, Bihar 7, Gujarat 26 all, J&K 1, Punjab 13 all 1-3, Uttar Pradesh 14, West Bengal 9, Daman and Diu 1, Dadra Nagar Haveli 1. We also had phase 1 assembly polls in Andhra Pradesh also, where we had 119 assembly constituencies in all. With today's polls, the elections to 438 parliamentary constituencies are over, and we are left with 105 PC in the next 2 poll dates. I would like to just mention one figure about the total electors who are involved in today's 89 parliamentary constituency elections. About 13.98 crores, covering 94,885 polling locations and 1,53,000 polling stations. With these initial remarks, I'll request my colleague Mr. Shukla to take over and mention about today's brief about his states. So friends, I'll brief you about one state and one union territory.
Okay, all right. First is Dadra Nagar Haveli, which is one parliamentary constituency. The poll was completely peaceful in the parliamentary constituency. The number of electors in this constituency were 1,96,597. Total candidates in fray were 11, out of which 10 were male and 1 female. Since we were told last time you were more interested in the turnout. So the turnout in this constituency is likely to be around 85% as against 73.26% in the previous election. So there is a distinct increase in the turnout. Then I'll brief you about Bihar. In Bihar there were elections in 7 parliamentary constituencies, and there was also a by-election in one assembly constituency, which is Sahibpur Kamal assembly constituency. The number of candidates in Bihar today were 94, out of which 89 are male and 5 are female. The number of electors is 1,13,03,376, and the turnout for this phase in Bihar is likely to reach around 60%, which is approximately 15% increase as compared to the last time. Last time it was 45.02% for these constituencies in Bihar. Poll in Bihar has been completely peaceful, no incidents so far. Dr. Shukla, is the corresponding seats only, no? In the Yes, previous. corresponding seats only, correct. In Punjab, the whole state of Punjab went for polls today, 13 parliamentary constituencies. The total number of candidates in Punjab were 253. तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। हालांकि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर चलेगी, लेकिन फिलहाल हम अपने चर्चा में वापस लौटते हैं। 7वें चरण का आज मतदान संपन्न हुआ है और जिस तरीके से पोलिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, बिहार की बात हमने सुनी कि बिहार में 60% के करीब वोटिंग हुई है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 15% ज़्यादा है। अमिताभ जी, 15% ज़्यादा पोलिंग क्या कहता है इस बार? ये निश्चित रूप से मैंने जो बात कही कि निश्चित रूप से 15% वोटिंग एक बड़ी बढ़त है, लेकिन उससे भी अहम यह है कि आप 85% से तुलना क्यों नहीं करते। जिस हिंदी बेल्ट को, ये जिस काऊ बेल्ट को कहा जाता था कि ये इनकी रगों में चुनाव दौड़ता है, बिल्कुल, वो 25% दादर नगर हवेली जैसी सीटों से उससे 25% कम मतदान हो रहा है, जबकि पूरी पार्टी, पूरा चुनाव केंद्रित जो है वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल या तीसरा मोर्चा हो, सब उसी बिहार और यूपी पर केंद्रित हैं। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी 40% वोटर जो है वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक जाने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ लोकतंत्र के लिहाज से मैं यही कह रहा हूँ कि जो फ्रिंज एरिया है, बीच की बेल्ट की तुलना में कहीं दूसरे क्षेत्रों में वोट के प्रति अभी रुझान कहीं ज़्यादा है, और हम इस मोह में कि 15% वोट ज़्यादा हो गया है, इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं मतदाता में यानी 40%, हर 10 में से 4 आदमी को लगता है कि ये लोकतंत्र जो है वो उसे मतदान करने लायक नहीं समझ रहा है। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा था कि जो इन चुनावों के बाद क्या, देखिए, चाल चरित्र चिंतन की बात एक समय भाजपा भी कहा करती थी। अब चरित्र क्या हो रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, आज कल के समाचार पत्रों में चुनाव बिहार में डेवलपमेंट पे लड़ा जा रहा है या फिर जातीय समीकरण जो है इस बार हावी है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि चरित्र चिंतन कोई मुद्दा नहीं, केवल चालों का दौर है ये। हर तरह की चाल चली जा रही है और उसी का नतीजा वही, और जब मतदाता को समझ में आता है कि सारे ही लोग उसे ठग रहे हैं, तो वो वोट डालने के लिए नहीं जाता है। इन चीज़ों पर हमें गौर करना होगा। तीसरा पक्ष में पूरे अदब के साथ चुनाव आयोग के बाद जो अनुमति है, मुझे कहीं ना कहीं एक टीस सी लगती है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने इशारा किया, आचार संहिता का उनको उल्लंघन लगा होगा, लेकिन एक मतदान केंद्र में पूरे सारे चैनलों पे खबर आ रही है कि एक प्रत्याशी कह रहा है कि साहब जो प्रधानमंत्री पद के जो एक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, कोई कह रहा है उनके खिलाफ ये कर दूंगा, गाली गलौज चल रही है। उस पर मतदान चुनाव आयोग शांत रहता है। एक कहा जाता है कि उंगली के इशारे दिखा के कहता है आप दोबारा मतदान दीजिए। चुनाव आयोग हल्का सा वार्न करता है, लेकिन एक मसले पे वो कहता है FIR दायर कर दीजिए। ये एक अपना पैमाना तो भी चुनाव आयोग को तय करना पड़ेगा कि कहां पर क्या एक्शन लेगा। बिल्कुल।
चलिए, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम में। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज कमल का निशान दिखाया, लेकिन फिलहाल बिहार की चुनावी सरगर्मी जो है, क्या कुछ वहाँ का मतदाता कहता है, क्या क्या मुद्दे हैं जो इस बार हावी हैं, जिन पर मतदाता जो है वोटिंग कर रहा है, वो सब समझना ज़रूरी है। हम चलेंगे कृष्णवीर जी के पास। कृष्णवीर जी, एलजेपी के साथ आपने वहाँ पर गठबंधन किया, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है वहाँ पर? निश्चित रूप में फायदा मिल रहा है पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। पासवान जी का अपना जो कार्य क्षेत्र रहा है, जो उनकी कार्यशैली है, उसका फायदा लेकिन है। उनकी छवि को लोग तो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। छवि तो फिर बिहार में बात करें तो लालू जी की भी कैसी है, उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। छवि अलग अलग लोगों की, सभी की ऐसी है, और छवि की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और काले धन के मुद्दे पर, ये तीन ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो सीधे सीधे देश के आम आदमी के लिए हैं। इसी पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बराबर कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। क्यों मुद्दों पर बात, क्यों मुद्दों से ध्यान भटकाकर आप, और ये कौन सा सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है? आखिर मोदी जी ने कहा है कि जो अधिकार इस देश में मुझे हैं भारतीय नागरिक के नाते, वो इस देश के हर नागरिक को वही अधिकार है। तो इसमें इससे बड़ा सेकुलरिज्म और इससे बड़ी धर्मनिरपेक्षता और इससे बड़ी देशभक्ति और इससे बड़ा भारत के नागरिकों का और क्या होना चाहिए? सवाल बड़ा सवाल है। और अमिताभ जी ने अभी एक बात कही है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष रूप में कार्यशैली अपनानी चाहिए। आप कहीं भेदभाव करेंगे तो उसमें उंगली कहीं ना कहीं उठती है और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, और बड़ा जिम्मेदारी का कार्य है निर्वाचन आयोग का। चलिए, बिहार के समीकरण पर रंजीत जी से बहुत छोटी टिप्पणी लेना चाहेंगे। रंजीत जी, बहुत संक्षेप में बताइए कि क्या लगता है आपको, लालू के साथ गठबंधन करना क्या यहाँ पर फायदे का सौदा कांग्रेस के लिए है? देखिए, बिहार में केवल एक आधार पर इस बार वोटिंग हो रही है, और वह है विचारधारा के स्तर पर। और जिस तरह से वहां लोगों का समीकरण बना है, उसमें कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वहां राजद कांग्रेस गठबंधन और एनसीपी के साथ जो गठबंधन है, वह पूरी मजबूती के साथ दिख रही है। और इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट वहां से आपको दिखाई देंगे, जिसमें अधिकांश सीटें राजद और कांग्रेस गठबंधन वहां से जीतने जा रही है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि पासवान जी से इन्होंने गठबंधन किया और इन्हें बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व लगता है, चलिए इनकी बात है। मैं आपको बता दूं, ये हमेशा वंशवाद का विरोध करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का विरोध करते हैं, लेकिन पासवान जी के 7 सीटों में से 3 तो उनके परिवार के लोग हैं और बाकी 2 बाहुबली हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा बीजेपी को किस प्रकार से सूट करती है, ये तो ये बताएंगे। जो अध्यादेश लाया जा रहा था पार्टी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, वो लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए ही लाया जा रहा था, जिसको फाड़ते हैं राहुल गांधी और नॉनसेंस करार देते हैं, और फिर उसी लालू प्रसाद के साथ आप जाकर के गठबंधन करते हैं। तो ये किस तरह की रणनीति है? क्या जो जनता है वो बेवकूफ है? क्या समझती है जनता को? देखिए, ये बार बार इसे मिस इंटरप्रेट किया जाता रहा। वो ऑर्डिनेंस किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं फाड़ा गया था, वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अपनी सोच है, जो रणनीति है, उसके तहत उस प्रकार की बात की गई थी, और उसे लालू प्रसाद जी से जोड़ना मुझे लगता है यह उचित नहीं है। हाँ, वहाँ जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, ये जरूर है कि जब आपके साथ गठबंधन करने के लिए कोई प्रश्न होता है तो उसमें आप देखते हैं कि सबसे मुख्य मुद्दा क्या है, और हमने एक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को वहाँ पे स्वीकार किया। और ये बार बार कांग्रेस पार्टी कई बार नुकसान उठाकर भी इस धर्मनिरपेक्षता को भारत में कमजोर नहीं होने देती है, और बिहार में भी उन्होंने वही किया, और वहाँ की जनता इस कारण से बिहार में नीतीश कुमार का पक्ष न सारे लेना। मुद्दों को आप खारिज कैसे कर सकते हैं, जिन पर इतने दाग लगे हैं, जिनके चरित्र पर तमाम घोटाले जिनके नाम है, आप सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी से भी समझौता करने को तैयार है? क्या अकेले दम पर आप नहीं आ सकते थे वहां? नहीं, देखिए, देश में इस बार का जो चुनाव है, हमने पहले भी कहा, वह मुख्य रूप से 2 विचारधाराओं के मध्य चुनाव है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बीजेपी इस बार काम कर रही है, वैसे व्यक्तित्व को रोकने के लिए जरूरी है कि देश में धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एकजुट हों, और उसी एकजुटता का प्रमाण दिया है बिहार के राजनीतिक दलों ने भी, बिहार के लोगों ने भी। और मुझे लगता है, जैसे अभी ये डिफेंड कर रहे थे, मुझे लगता है कि इनके सबसे बड़े प्रत्याशी गलत कार्यों से ही अपनी शुरुआत कर रहे हैं,
और उनकी छवि पहले से भी कानून तोड़ने वालों की रही है। आज देश की जनता ने देखा कि जिस व्यक्ति को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदारी देने की बात करते हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत फिर से कानून तोड़ने से कर दी है। तो क्या ऐसे कानून तोड़ने वालों को फिर से ये आगे सपोर्ट करेंगे? ये अब देश की जनता को तय करना है। अध्यादेश को फाड़ के लोगों को दिखाना, ये लड़ाई विकास वर्सेस भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इस लड़ाई को विकास की बात करिए, लड़ाई को भ्रष्टाचार पे बात करिए। आखिर भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी लिस्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्म आ जाती है अगर देश के भ्रष्टाचार की बात है। सवाल ये है कि आप विकास और भ्रष्टाचार और काले धन से क्यों बचना चाहती है कांग्रेस? बेरोजगारी से क्यों बचना चाहती है? बिहार के जिन 7 विकास वर्सेस भ्रष्टाचार, बिहार के जिन 7 सीटों पर आज मतदान हुआ, कोसी का ये बेल्ट है और यहाँ पर लगातार नीतीश कुमार की तरफ से कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर लगातार वो अपनी नज़र भी बनाए हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ काम नहीं हुआ है। इस बात का कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी था। शायद यही वजह थी कि पिछले कई दिनों से उन्होंने वहाँ पर अपना डेरा भी जमाया हुआ था। क्या स्थिति इस बार आपको जेडीयू की लगती है? क्योंकि जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपना राग भी अलाप रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है और उन्हें मतदान करेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? बिहार का दुर्भाग्य ये है कि विकास का मुद्दा अब धीरे धीरे फिर जातिवाद के मुद्दे की तरफ बढ़ रहा है जी। चुनाव जो है माना ये जा रहा है कि फिर जाति जो है वो नियंत्रित करने जा रही है इस बार के चुनाव परिणामों पे जी। घोषित रूप से जिस तरह से चाहे जेडीयू के बयान हो, चाहे भाजपा और लोजपा का गठबंधन हो, या कांग्रेस की अपनी राजनीति और राजद के साथ, एक छोटा सा प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि विचारधारा का है। विचारधारा क्या, आपकी विचारधारा क्या भ्रष्टाचार का पक्ष लेने की बात करती है या विकास का मुद्दा था? तो क्यों नहीं, अगर मुद्दे आधारित बात है तो कांग्रेस ने क्यों नहीं नीतीश कुमार का साथ लिया? यानी निश्चित रूप से सुविधा देखी जा रही है, जीत के समीकरण देखे जा रहे हैं, तो कम से कम ये आप घोषणा कीजिए कि साहब हमारे लिए केवल जीतना मुद्दा है, विचारधारा वगैरह हमारे लिए सेकेंडरी है, घोषित कीजिए। चलिए, क्यों आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए विचारधारा चाहिए? बिल्कुल। चलिए हम आगे, अब इस चर्चा में और भी कई सीटें हैं, कई दिग्गज हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल 7वें चरण का संग्राम अब समाप्त हो गया है और नई सरकार बनने में 16 दिन का वक्त जो है अभी बाकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि 7वें चरण में किन किन दिग्गजों ने कहां पर वोट डाला। 7वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 2 चरण के मतदान बाकी हैं और 16 मई को चुनाव नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। 7वें चरण में आम से लेकर खास सभी मतदान करते दिखाई दिए। बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मतदान किया। नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर में वोटिंग की। मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने आज मेहसाणा लोकसभा क्षेत्र के काटाकुआं मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी गांधीनगर में मतदान किया। बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी अमित शाह ने गांधीनगर में वोट डाला। कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री ने वडोदरा में अपने मत का इस्तेमाल किया। मधुसूदन मिस्त्री वडोदरा से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। इस दौरान मायावती मोदी पर जमकर बरसी। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी का बार बार ये कहना कि बीजेपी की हवा है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की कोई ज्यादा हवा नजर नहीं आ रही है। हवा केवल मीडिया में है, ओपिनियन पोल में है बीजेपी की हवा, या आजकल इन्होंने ज्योतिषी तक को भी मैनेज कर लिया है, तो उनके माध्यम से हवा बनाई जा रही है। 7वें चरण में बम्पर मतदान हुआ है। अब इंतजार है चुनाव नतीजों का जो 16 मई को आने वाले हैं। जी हाँ न्यूज रिपोर्ट। और हम एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। आपको बता दें यूपी की 14 सीटें आज महत्वपूर्ण सीटें थी जहां पर आज मतदान हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष और बीजेपी के अध्यक्ष भी आज चुनाव मैदान में थे। उनकी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो गया। तो सबसे पहले लखनऊ सीट की बात कर लेते हैं जहां से राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में थे। अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, लखनऊ सीट कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है राजनाथ सिंह के लिए, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त उन्हें करनी पड़ी जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा अभियान चलाया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात का डर है कि उन्हें खास तौर पर सवर्ण जाति के जो वोट हैं, ब्राह्मणों के जो वोट हैं, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको लेकर।
देखिए, लखनऊ की सीट पे मुझे जहाँ तक मेरा अपना आकलन है कि राजनाथ सिंह के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि पोलराइजेशन जैसा कि कोई और उम्मीदवार होता उस तरह से पोलराइजेशन माइनॉरिटीज़ का राजनाथ सिंह के अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि बड़े जो क्लैरिक्स हैं, शिया क्लैरिक्स हैं, उन्होंने भी कहा कि मतलब उन्होंने तो इवन मोदी की तुलना में कहा कि राजनाथ सिंह ज़्यादा स्वीकार्य हैं। तो इस आधार पर पोलराइजेशन राजनाथ सिंह के खिलाफ हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं लगता। राजनाथ सिंह जिस समय मंत्री रहे वहाँ पर उस समय भी उनकी छवि ठीक ठाक रही, और जहाँ तक मेरा आकलन है कि उतनी दिक्कत वहाँ पर नहीं आनी चाहिए राजनाथ सिंह के लिए। बिल्कुल। तो मुख्य मुकाबला आप वहाँ पर किसके बीच देखते? रीता बहुगुणा जोशी मुकाबले में है? निश्चित रूप से देखिए, जो पार्टी बेस्ड वोटिंग है वो तो है ही, लेकिन चूंकि कोई यूनिफाइड वोटिंग है नहीं कि एंटी भाजपा और ऐसी चीज़ें, ऐसी स्थिति में वोट बंटते हैं, और जहां प्रमुख प्रतिद्वंदी एक रहता है और उसके विपक्ष में वोट बंटने हैं, तो वहां पर राजनाथ सिंह मुझे लगता है आसानी से जीत हासिल करेंगे। चलिए रंजीत जी के पास चलेंगे। रंजीत जी, पिछली बार रीता बहुगुणा बहुत कम वोटों से यहाँ पर हारी थी चुनाव, लेकिन इस बार भी क्या लग रहा है आपको कि कुछ वो टक्कर दे रही हैं, या फिर जैसा कि बीजेपी लगातार कह रही है कि मोदी की लहर है और राजनाथ सिंह भी कम नहीं है, तो राजनाथ सिंह सीट को निकाल ले जाएंगे? चुनाव के पहले बीजेपी बैलून में हवा भरने में बहुत उस्ताद पार्टी है, और पिछले बार भी आपने देखा होगा 2004 में, 2009 में इन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा गुब्बारा दिखाया लोगों के सामने, लेकिन उसकी हवा निकल गई जब चुनाव परिणाम आए। इस बार भी बीजेपी के इस गुब्बारे की हवा निकलनी तय है, और जहां तक यूपी का सवाल है, लखनऊ का सवाल है, मुझे लगता है वो सीट इस बार हर हाल में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और आपने देखा होगा कि ये हमेशा कहते हैं सुनामी है, लहर है, लेकिन जब इनके नेता अपने लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र की तलाश करने लगते हैं, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या अन्य बड़े बड़े नेता हों, तो वह इनके लहर की पोल स्वयं ही खोल देता है। तो मुझे नहीं लगता है कि लखनऊ की सीट इस बार कांग्रेस किसी भी स्थिति में छोड़ने जा रही है। कांग्रेस की वहां पर भारी जीत होने वाली है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक सुरक्षित सीट की बात है, सोनिया गांधी सुरक्षित सीट देख रही हैं, राहुल गांधी अपनी सुरक्षित सीट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। हर बड़ा नेता अपने लिए सुरक्षित सीट देखता है, जिससे नहीं, सवाल ये है अमिताभ जी की लगातार जिस लहर की बात की जा रही है, मोदी लहर की बात की जा रही है, मोदी लहर का जिक्र किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर लहर है तो फिर सुरक्षित जगह ढूंढने की क्या जरूरत है? आखिर क्या जरूरत पड़ गई गाजियाबाद छोड़कर राजनाथ सिंह को लखनऊ जाकर चुनाव लड़ने? गाजियाबाद माना यह जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का असर था, ये माना उस समय जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कम से कम दिल्ली और दिल्ली के फ्रिंज एरिया में अपना असर दिखा सकती है। तो उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राजनाथ सिंह, ये कहा जा सकता है कि टैक्टिकल बेस पे लेते हुए उन्होंने मध्य उत्तर प्रदेश के बीच की एक सुरक्षित सीट अपने लिए चुनी। जब वो सुरक्षित सीट उसे आंक रहे हैं, इसका मतलब एक तो जहाँ दूसरा मतदाता ये चीज़ सोचता है कि अगर हमारे पास, अगर हमारा प्रतिनिधि कोई एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो जिसकी सत्ता में ज़्यादा चलनी है, तो रीता बहुगुणा की तुलना में, की तुलना में निश्चित रूप से राजनाथ सिंह की मतदाता के मन में जो छवि है, उनको लगता है राजनाथ सिंह बेटर कैंडिडेट हो सकते हैं, जो आने वाले समय में लखनऊ का हित करा सकते हैं जी। तो ये दृष्टिकोण हमेशा मतदाता के सामने रहता है। और यही चीज जैसा कि अमृतसर में उसी तरह से कैंपेनिंग की जा रही है अरुण जेटली के लिए कि आने वाले समय में ये वित्त मंत्री बन सकते हैं। देखिए, बनेंगे नहीं बनेंगे, भाजपा जीतेगी हारेगी, ये एकदम अलग बात है जी। लेकिन मतदाता के ऊपर इस बात का बहुत ज्यादा असर होता है कि एक ऐसा कैंडिडेट, इसीलिए कि राहुल गांधी का बनना, हमेशा उनको लगता है कि राहुल गांधी जीत करके आएंगे तो राहुल गांधी की कम से कम अपने क्षेत्र में तो चलेगी। इसलिए अमेठी में उनके अगेंस्ट कोई चीज हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं। कृष्णवीर जी एनडी तिवारी से मिलने राजनाथ सिंह गए थे, उसके पीछे क्या कुछ वजह थी? देखिए, बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद लेने में कोई पाप तो नहीं होता। और जहां तक आपने ये कहा, हमारे मित्र कह रहे थे कि लखनऊ सुरक्षित ढूंढा, ये पार्टी का निर्णय होता है कि पार्टी को ये तय करना है कौन सा जगह, किस सेंट्रल यूपी में अगर राजनाथ सिंह जी को लड़ाएंगे तो पार्टी को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये पार्टी का डिसीजन है। कहीं ये भी आप पूजा जी उसमें आइए। मैं पिछले एक हफ्ता से, जितना काम होना चाहिए था उतना काम राजनाथ सिंह ने करवाया नहीं था। पिछले एक हफ्ता से जो पूरे 5 साल उस क्षेत्र में बहुत कम रहे, जिसकी वजह से ये डिसीजन उन्होंने खुद ही लिया कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनरल वीके सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, बीजेपी से चुनाव लड़े हैं। 16 मई को रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा कि लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना प्यार था। सवाल यह है कि माफियाओं को नहीं पाला,
कोई अपराधियों को नहीं पाला, कोई भूमाफियाओं को नहीं पाला, कोई ऐसा कार्य राजनाथ सिंह जी नहीं किया। विकास की बात है, जो उनका बजट था वो उन्होंने खर्च किया है, और वो बजट कोई इतना बहुत भारी बजट नहीं था, जितना है उसी से तो काम करा जाता। उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसकी अपनी कार्यशैली है, केंद्र सरकार है, उनकी अपनी कार्यशैली रही है। रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिर सवाल ये है कि जोड़ना चाह रहा था, क्यों इस तरीके से लिया जा रहा है। राजनाथ सिंह ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, और जो प्यार और सम्मान लखनऊ के लोगों ने उनको दिया है, अभी ये तो सामने आ गया है बिल्कुल। उनका जो रोड शो हुआ और पब्लिक में किस तरह से उनको सम्मान दिया, हर वर्ग ने उनको सम्मान दिया है, गरीब से लेके और अमीर से लेके और शिक्षित वर्ग से लेकर बुद्धिजीवी तक, सभी का प्यार और सम्मान राजनाथ सिंह को मिला है, और वही जीत एक लाइन में बहुत कम देखिए, शब्दों में अमिताभ जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आम आदमी के लहर के डर से राजनाथ जी गाजियाबाद छोड़ के गए, उस पर मुझे और कुछ नहीं कहना है। जहां तक हमारे मित्र ये कह रहे हैं, और अरुण जेटली जी की इन्होंने चर्चा की, मैं आपको बता रहा हूं कि पंजाब में, आप मीडिया के माध्यम से भी आपको पता है कि पंजाब में बहुत बुरी हालत में है बीजेपी, और कल बादल साहब ने अपील भी की है कि और भी कई महत्वपूर्ण सीटें, गाजियाबाद का भी आएगा, लखनऊ का आएगा, मोदी जी का भी आएगा, पूरे देश का आएगा। वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बना रहे हैं 16 मई के बाद। चीजों को इस तरह के चीजों को भ्रष्टाचार से भागने के लिए मत काम करिए। भ्रष्टाचार और काले धन पर क्यों आवाज बंद है कांग्रेस की? विकास पे क्यों बोलती बंद है? सवाल ये देश विकास चाहता है, ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, इसीलिए कांग्रेस से देश मुक्ति चाहता है, इसीलिए मोक्ष मिलेगा। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद कई और महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर आज चुनाव संपन्न हो गए हैं। सोनिया गांधी की सीट है, नरेंद्र मोदी की सीट है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल भी चलेंगे, वहां पर किस तरीके का इस बार मतदान हो रहा है, इस पर भी हम विश्लेषण करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 दिन बचे हैं और आज 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अलग अलग सीटों की आज हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार विश्लेषण के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं का आखिर क्या रुख रहा। अब आगे बढ़ते हैं, रायबरेली सीट का जिक्र कर लेते हैं, जो कि सुरक्षित सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए। सोनिया गांधी यहां पर लगातार 2 बार से जीत रही हैं। इस बार जनता का क्या कुछ मूड रहा, किन किन मुद्दों पर वोटिंग हुई, सबसे पहले अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, रायबरेली सीट पर किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है जी। देखिए, मैंने जो बात पहले कही कि हर बड़ा नेता चुनाव के समय चुनाव में उतरने के लिए अगर ये कहा जाए कि कोई भी नेता अपने लिए सुरक्षित सीट नहीं चाहता, कांग्रेस की हमेशा लहर रही, जब भी लहर रही तब भी सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट नहीं छोड़ी। ये कहना कि अगर मान लीजिए हमारी लहर चल रही है तो हम जाकर के कांग्रेस वाले तय करेंगे कि इस बार चलो हम जम्मू कश्मीर में कोई सीट पे लड़ लेते हैं या पांडिचेरी में जाकर चुनाव लड़ लेंगे, तो ऐसा सोनिया गांधी ने कभी नहीं किया। तो इस बार भी राजनाथ सिंह, मोदी या अरुण जेटली, हर व्यक्ति अपने लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढता है, और ये तकनीकी रूप से सही भी है कि अगर उसकी सीट सुरक्षित रहेगी तब जाकर वो बाहर प्रचार करेगा। तो राजनीति में दिक्कत यह है कि जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो ऐसी आदर्श स्थिति की कल्पना कर लेते हैं कि चलिए चुनाव लहर चल रही है या लहर नहीं चल रही तो हम अपने लिए एक जबरदस्ती मुसीबत मोल लेंगे और ऐसे क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे जहां पर हमें वोट देने के लिए हमें मतदाताओं को अपना परिचय देना पड़े। ऐसा नहीं होने जा रहा। हर व्यक्ति अपने लिए सुरक्षित सीट देख रहा है, चाहे कांग्रेस के नेता देखें, चाहे भाजपा देखें। यहाँ पर गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, सारी चीजें और दूसरी समस्याएं भी है। लोग खुश भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद देंगे। देखिए, आइडेंटिटी, देखिए एक सपना होता है, एक लेवल यह है कि चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, इसके जो तबका है वो आइडेंटिटी अपनी देखता है कि अपने आप को देखता है कि हम इस नेता के साथ अपने आप को जोड़कर रखता है। उसके लिए बदलाव भी बहुत मायने नहीं रख पाते, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चाहे उदाहरण के लिए अक्सर बसपा ने अपना घोषणा पत्र नहीं जारी किया कितने सालों तक, उसके बावजूद बसपा को वोट पड़ते रहे। यानी कि मतलब वो यही देख के संतुष्ट हो जाता है कि साहब हमारी बहन जी एक सत्ता में आ गई, बहन जी क्या करेंगे उनके लिए, या नेताजी उनके लिए क्या करेंगे, या भाजपा क्या करेगी, ये उसके लिए मायने ही नहीं रख रहे। ये दुर्भाग्य है देश का। लेकिन ऐसी स्थिति में तो उनको जीतना ही। जी, अब चलेंगे रंजीत जी के पास। रंजीत जी, यहाँ पर सड़क की समस्या, बिजली की समस्या गंभीर समस्या है यहाँ पर, लेकिन जब भी इसका जिक्र होता है तो बदहाली का आरोप राज्य सरकार की ओर पर लगा दिया जाता है। अभी समाजवादी पार्टी की सरकार है तो ठीकरा उनके माथे फोड़ा जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, रायबरेली में काफी विकास के कार्य हुए हैं, चाहे वो रेल इंजन का कारखाना हो या उस तरह के तमाम काम किए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं की बात नहीं, बुनियादी सुविधाओं का भी पहले की तुलना में काफी विकास हुआ है।
ये अलग बात है कि कुछ क्षेत्र में विकास की संभावना अभी भी है वहां, और जैसा आपने कहा भी कि कुछ चीजें राज्य सरकार के अधीन होती हैं, और राज्य सरकार के अधीन जो चीजें होती हैं उनमें केंद्र का बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं हो पाता है, तो उन क्षेत्रों में लेकिन कुछ एक कुछ बात कमी यहाँ समझ दिखती में है। नहीं आती कि जब आप एसपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, राज्य सरकार को, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा जाता लड़ाई लड़ने के लिए? देखिए, यह तो समाजवादी पार्टी को तय करना है कि किस व्यक्ति के खिलाफ उन्हें उम्मीदवार देना है, कहाँ नहीं देना है। इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि कहीं न कहीं उन्हें लगा कि इस प्रकार के नेता की देश को जरूरत है, और उन्हें उसका सम्मान भी करना चाहिए और समर्थन भी करना चाहिए। कृष्णवीर जी, आप इससे सहमत हैं? आपको अभी लगता है प्रियंका जी कि तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो नेहरू गांधी परिवार का जो वर्चस्व है इस सीट पर बना रहेगा, कोई टक्कर दे पाने में यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएगा? सुरक्षित सीट मानी है तभी तो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। सवाल यह है कि जो विकास की आपने बात कही, अभी आपने कहा कि राजनाथ सिंह जी उतना विकास नहीं दे पाए, तो क्या सोनिया जी विकास दे पाई रायबरेली में? लेकिन वो वहीं से लड़ रही है ना। वहीं से लड़ रही है। सवाल यह है कि विकास जो है प्रदेश सरकार पर आधारित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो स्थानीय समस्याएं, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, सिंचाई के संसाधनों की, ये सारे सब्जेक्ट जो है ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार करती है। लेकिन ये बड़ी बात है, फिक्सिंग तो देखिए कि ना आप पार्टी उम्मीदवार उतारती है, ना समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारती है, तो क्या ये खुला फिक्सिंग नहीं है? बिल्कुल, जवाब दीजिए इसका रणजीत जी, क्योंकि जनता के पास जो संदेश जा रहा है वो कुछ ऐसा ही संदेश जा रहा है। नहीं, देखिए, चौधरी जी को तो फिक्सिंग दिखेगी, चूंकि ये लोग फिक्सिंग करने में बड़े महारत 442 जगह पे लड़ा, 242 लगाएंगे, 300 लगाएंगे। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल सब जगह लड़ाएंगे, अरविंद केजरीवाल पूरे देश में लड़ाएंगे, लेकिन वहां नहीं लड़ाएंगे। लेकिन भले डमी लड़ा के तो देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दोनों में बुनियादी चुनाव अंतर मैदान में है। अर्चना श्रीवास्तव हैं आम आदमी पार्टी की तरफ बिल्कुल, से, कहीं दिख नहीं रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं, देखिए, इनको बहुत कुछ नहीं दिखता है, उसको वो तो हम लोग मान के वो लड़ी चलते नहीं हैं, रही है चुनाव, क्योंकि तो वहाँ क्या? उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की। चुनाव नहीं लड़ रही है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। अर्चना श्रीवास्तव है वहाँ। एक चीज मैं खत्म कर लूं कि राजनाथ सिंह जी के सीट छोड़ने में और रायबरेली में बहुत का अंतर है। राजनाथ सिंह जी गाजियाबाद आए, लोगों को एक उम्मीद जगी कि यहाँ का विकास होगा, क्योंकि एक बड़े दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ है, लेकिन वह उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, उन्होंने लोगों का ध्यान नहीं रखा। अभी हमारे चौधरी जी कह रहे थे कि जनता ने उनको खूब सम्मान दिया। जनता तो सम्मान देती है, लेकिन राजनाथ सिंह जी क्यों छोड़ के उन्हें भाग जाते हैं? इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना ही होगा। आपको मैं जानकारी दे दूं, आपको मैं जानकारी दे दूं कि कई हजार लोग आम आदमी थे, मैं रायबरेली पर छोटा सा प्रश्न लोग पहुंचे इसी बात के लिए, सम्मान और प्यार के रायबरेली लिए। पर चर्चा करेंगे, रायबरेली बहुत में सारी छोटा सा सीटें हैं, रायबरेली चर्चा के अधूरी रह विकास जाएगी। की आप हमारी ये तमाम बताइए सीटें कि जिन पर रायबरेली चर्चा का करना है। विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? बराबर केंद्र में सरकार है, वो यूपीए की लीडर हैं, तमाम चीजें उनके हाथ में है, फंडिंग उनके हाथ में है, उसके बाद भी ना पानी की व्यवस्था है सिंचाई के लिए, ना सड़कों की व्यवस्था है, किसानों की दुर्दशा हो रही है, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। आखिर इसमें समस्या क्या है? मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। मुलायम सिंह के ऊपर मुलायम सिंह आरोप लगाते हैं कि सीबीआई जांच और तमाम सारी ये मेरे ऊपर कांग्रेस की शर्तों पे कांग्रेस के इशारे पर हो रही, लेकिन मुलायम सिंह कांग्रेस को समर्थन देते रहते हैं। एक पार्टी जो दूसरी पार्टी को समर्थन दे रही है, उससे क्या कभी सांसद भी ने एक बार भी उल्लेख किया कि हमारे इस इलाके में ये सुविधा लगा दीजिए, सिंचाई के पानी की व्यवस्था करवा दीजिए? इसका कहीं प्रमाण मिलता है? और अगर प्रमाण मिलता है उसके बावजूद मुलायम सिंह ने ऐसा नहीं किया, ये इसका कहीं उल्लेख मिलता है? मतलब राहुल गांधी, यानी आप ये कह रहे हैं कि दूसरी सरकार थी, यानी मुलायम सिंह के कहने पर भी, यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मुलायम सिंह से एक बात कह रहे थे कि साहब एक सड़क बनवा दीजिए, और वो नहीं बनवा रहे थे। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि यानी अगर आप मोटे तौर पर, आप एक मुझे बात पूरी करनी चाहिए, मोटे तौर पर किसी नेता, बड़े नेता के लिए सड़क पानी केवल उसी दिन वास्ता रहता है जिस दिन उसे चुनाव के लिए जाना होता है। उसके लिए सड़क में उसको ये अच्छा लगता है कि मेरे पैर जो है कीचड़ में धंसे हैं, लोग उसके फोटोग्राफ्स खींचेंगे, विजुअल्स अच्छे बनेंगे और तब जाकर उसे वोट पड़ेगा। उसके लिए ये मुद्दे नहीं रहते, इस बात को आप माने। देखिए, अमिताभ जी की इस बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि अक्सर लोग बात करते हैं बिना वहां देखे हुए। अगर रायबरेली और अमेठी में विकास नहीं हुआ होता तो इतने भारी संख्या में लोग कांग्रेस के साथ नहीं होते, ये सीधी सी बात है। इसका मतलब विकास हुआ है, और विकास कई क्षेत्रों में हुआ है, सड़क, बिजली और पानी में भी हुआ है अमिताभ जी। और यही कारण है कि वहां की जनता लगातार
सोनिया जी हो, राहुल जी हो, उनको सिर माथे बिठाती मैं है, फिर क्योंकि इन लोगों ने मिलकर वहां विकास किया है, एक लोगों बात- को रोजगार दिया है। चलिए विकास- अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आप पहले वरुण गांधी स्पष्ट कर जी दें कि ने- सड़क, बिजली, नहीं, पानी अगर अमिताभ जी, मुलायम मैं सिंह अपनी सरकार बात करा रहे हैं तो अमिताभ जी, कौन मैं करवा अपनी कौन बात रहा था? पूरी कर लूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी जी ने जब राहुल जी के उस मॉडल की प्रशंसा की जिससे वहां के लोगों को काफी रोजगार उपलब्ध हुआ, तो उनकी माताजी भी उन पर भी फर पड़ी। अरे वास्तविकता को स्वीकार कीजिए, अमेठी में, रायबरेली में विकास हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब विकास होता है तो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां विकास की आगे भी संभावना होती है, और यही कारण है कि वहां के लोग इन लोगों को, राहुल जी हो या सोनिया जी हो, इनको चुनते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि यही लोग हैं जो वहां विकास और भी दे सकते हैं, जैसा कि पहले उन्होंने दिया है। पहले तो आप ये स्पष्ट आगे कर लीजिए कि बढ़ते सड़क, हैं। बिजली और पानी स्थानीय सरकार करती, केंद्र सरकार जब बन सड़क, जाती बिजली है व्यवस्था तो राहुल की गांधी ने बहाली के करवाया, लिए- नहीं बना तो प्रदेश सरकार ने कराया। प्रदेश सरकार गरीबी ने दूर चलिए करने के लिए एक आगे लंबे बढ़ते समय हैं, से अगली सीट हर का बार जिक्र कर गरीबी लेते दूर हैं। होती अमिताभ है, जी, लेकिन वो गरीब अगली गरीब ही सीट बना पे, हुआ है। अगली सीट पे चलते हैं। कानपुर की सीट बेहद महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर की सीट, जहां से मुरली मनोहर जोशी इस बार किस्मत आजमा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से श्री प्रकाश जायसवाल मैदान में हैं। इसके अलावा कानपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो डॉक्टर रहमानी है, महमूद हुसैन रहमानी, जो कि 30 साल की समाज सेवा के चलते सभी उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहे हैं, जिस तरीके से खबरें वहां से मिल रही हैं। क्या कुछ लगता है, कानपुर का समीकरण क्या कहता है अमिताभ जी? मुरली मनोहर जोशी इस बार बनारस छोड़कर यहाँ से आए हैं किस्मत आजमाने के लिए। जनता ने क्या उनकी मदद की है इस बार? नहीं, पहली बात तो आए नहीं लाए गए हैं जी, और दूसरी बात ये कि अगर कि निश्चित रूप से मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन जीतने वाला है, लेकिन अगर मुरली मनोहर जोशी चुनाव नहीं जीते तो नरेंद्र मोदी की राह बहुत कठिन होने जा रही है, अगर सत्ता हासिल कर ली तो भी। तो मेरे ख्याल से उनको तो दुआ करनी चाहिए कि जोशी साहब जीत जाएं। जी, आपको क्या लगता है रंजीत जी कि इस बार मुरली मनोहर जोशी के सामने श्री प्रकाश जायसवाल क्या चुनौती बनकर खड़े रहेंगे, क्योंकि लगातार वो वहां से चुने जा रहे हैं? देखिए, श्री प्रकाश जायसवाल जी वहाँ के उम्मीदवार हैं, लगातार उन्होंने वहाँ काम किया है, मंत्री के तौर पर भी अच्छा काम किया है, तो वहाँ की जनता उनके साथ है। अभी जैसे अमिताभ जी ने कहा कि मुरली मनोहर जोशी जी वहाँ आए नहीं लाए गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का जो नाटक चला कुछ दिनों तक, ये सबने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह से तीसरे जगह, और कुछ तो वरिष्ठ नेताओं के साथ ऐसा आपने व्यवहार देखा जिनको टिकट भी नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो नुरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी की चलती रही है, ये देश की जनता ने बहुत करीब से देखा है, और कानपुर की जनता बहुत सजग और होशियार है, और वह इस बार फिर से अपने उसी काम करने वाले श्री प्रकाश जायसवाल जी का उन्होंने साथ दिया होगा, ये हमें पूरा यकीन है। बिल्कुल, जो जिस तरीके के पोस्टर लगवाए गए कृष्णवीर जी, उन पोस्टरों के बाद लगता है आपको कि मुरली मनोहर जोशी की राह यहाँ से आसान हो गई होगी? देखिए, वहाँ जो जनता है वो इस बात को जानती है कि मुरली मनोहर जोशी जी विद्वान आदमी हैं, बेदाग आदमी हैं, उनसे ज़्यादा स्वच्छ छवि का वहाँ कोई उम्मीदवार सामने हो तब बात करें। और जिस तरीके से घोटालेबाजी के किस्से वहाँ हर व्यक्ति की जबान पर चर्चित हैं जायसवाल जी के बारे में, उसके बारे में चर्चा करना अब ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव हो चुका है। अच्छी तरह कानपुर के लोग जानते हैं कि कितना कालापन सरकार के भ्रष्टाचार। आखिर वहाँ की जनता क्यों वोट देगी? सिर्फ मोदी लहर है देश में, इसलिए उनको? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी नेता को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? जी, बड़ा सवाल आज ये है कि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो, और मोदी जी का पूरा विश्वास जो है जनता के दिल में है, वो चुनाव परिणाम सामने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जोशी जी चुनाव जीतेंगे। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि उनका मुकाबला जो है भ्रष्ट व्यवस्था से है, और जनता आज भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है, चुनाव इसलिए जीतेंगे। देखिए, एक बात पूजा जी मैं जोड़ना चाहूँगा, मुरली मनोहर जोशी पहले इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहाँ से भाग के बनारस गए, वहाँ से भाग के कानपुर आए, तो ये जो भागने की प्रवृत्ति है, जो भी काम नहीं करेगा उसके भागना पड़ेगा, और नहीं भागेगा तो फिर वहाँ की जनता भगाएगी। तो मुझे लगता है कानपुर की जनता इस बार तय कर चुकी है कि उन्हें भगाना है, क्योंकि उनको इस प्रकार के भगोड़े राजनेताओं की जरूरत नहीं, जो काम न करता हो और केवल चुनाव करता हो। और जहाँ तक चौधरी जी के भ्रष्टाचार की बात है, मैं चौधरी जी के भ्रष्टाचार और पूरा आप ये तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी को येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, इन्हें पूरा कर्नाटक को अदालत ने ये इस प्रकार से ये अदालत येदियुरप्पा का इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, ये कह रही है, कोर्ट ये कह रही है लेकिन दूसरों कोई अपराध नहीं है, इन्हें बहुत पसंद।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह दोनों रही है पार्टियां- कि फाइलें गायब है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहा फाइलें नहीं है पुलिस आगे बढ़ेंगे, वक्त की कमी है, फटाफट FIR हमें हो रही सभी है, सीटों तो पर और बात कैसा करनी है। भ्रष्टाचार। और येदियुरप्पा की बात यह है कि अदालत अगर ये कह रही है कि ये निर्दोष है तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कोई और एक और अदालत अपनी तरफ से अपनी सुविधाओं के चलिए अनुसार मुद्दे से अगर आप भटकेंगे दूसरे के नहीं, निर्णय चाहते हम हैं, आज के तो चुनाव उसमें पर क्या आते हैं। आज का चुनाव जहां जहां संपन्न हुआ है, अब हम रुक कर लेंगे पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण सीट अमृतसर की सीट, जहां पर सबसे कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। अगर पंजाब में बात करें, सबसे पहले अमिताभ जी के पास ही चलेंगे। अमिताभ जी, क्या लग रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट काटकर यहाँ पर अरुण जेटली को मैदान में उतारा गया, लेकिन आपको लगता है कि उनकी राह यहाँ पर आसान है? निश्चित रूप से राह आसान नहीं है। राह आसान दो वजहों से नहीं है। नंबर एक, अमरिंदर सिंह जिस समय अरुण जेटली ने अपने लिए निश्चित रूप से पहली बार लोकसभा के मैदान में उतर रहे हैं, अपने लिए एक सुरक्षित सीट सोची थी। अमृतसर को माना था कि अकाली दल का अमृतसर में चलता है, लेकिन अमरिंदर सिंह वहां पर आ जाएंगे ऐसा उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अंतिम समय तक भी, यानी मतदान के दिन भी वो वहां पर नज़र नहीं आए। तो निश्चित रूप से मतदाताओं पर नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत ज़्यादा छाप छोड़ रखी है मतदाताओं पे, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कार्यकर्ता बटा नजर आता है। बिल्कुल, तो ये एक आखिरी दांव जरूर मारा है अकाली दल ने कि आप वित्त मंत्री चुन रहे हैं, कांग्रेस उसका पार्टी असर कितना होगा ये देखना है। अमिताभ जी, रंजीत जी से मेरा सवाल है कि जिस तरीके से वहां से लगातार खबरें मिल रही है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी अकाली सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उस हद तक नहीं उठा पाई है जिस हद तक उठा सकती थी। नहीं, वहाँ मेरी राय थोड़ी अलग है। पंजाब से जो खबरें आ रही है वो कांग्रेस के पक्ष में आ रही है और अकाली दल के खिलाफ लोगों में बेहद नाराजगी है, और यह बात और किसी की बात से सिद्ध नहीं होता। कल आपने देखा होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का बयान है कि अकालियों की या अकाली दल की गलती की सजा लोग भारतीय जनता पार्टी या मोदी को न दें। ये अपने आप में साफ करती है कि लोगों में बेहद नाराजगी है। ये बयान क्या कहता है? अमृतसर सीट की आखिर बात क्या जरूरत पड़ गई उन्हें इस तरीके से बयान देने की? इसका मतलब कि काम नहीं हुआ है राज्य सरकार की तरफ से? स्थानीय मुद्दों पर अगर कहीं कोई नाराजगी अकाली दल से है तो वो उस बात के लिए अकाली दल ने अगर जिम्मेदारी स्वीकारी है तो ये कोई अपराध नहीं है, और उनको उन कमियों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो अकाली दल से अपेक्षाएं हैं जनता को, उसको पूरी करना उनका जिम्मेदारी बनता है सरकार का। और ये बात सही है कि अमृतसर के लोगों के दिल में एक बात है कि हम एक ऐसे नेता को चुन के भेज रहे हैं जो आने वाली सरकार में एक जिम्मेदारी के साथ होगा, और वो अमृतसर के विकास में एक बड़ा योगदान और बड़ी भागीदारी होगी, और पंजाब सरकार को भी उसमें एक बड़ी मदद होगी केंद्र सरकार की तरफ से। ये उम्मीद लोगों को है, इसीलिए अमृतसर के लोग जो है वो प्यार और सम्मान से अरुण जेटली जी को जिता के भेज रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लगातार उनको यही मनाने की जो जितनी भी उन्होंने वहां पर लोगों से मुलाकात किया, सभाएं की, उनमें सब में मोदी का ही उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर ही वोट दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो कुछ खिसकता हुआ उन्हें नजर जरूर आया होगा, तभी इस तरह की बातें। मोदी फैक्टर का फायदा उठाने पूजा जी, मोदी फैक्टर तो इसलिए है कि जो लीडर है वही तो लीडर है, वही तो सरकार बनाएंगे, वही सरकार चलाएंगे। मोदी फैक्टर पूरे देश में है आज, और रोचक लहर है, सुनामी हो गई है। ये एक रोचक बात ये है कि जिन अकालियों के बल पर अरुण जेटली ने अमृतसर सीट चुनी, वही अकाली उन पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए, वहाँ की वास्तविकता यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है और वहाँ से बहुत अच्छी खबर कांग्रेस के लिए आने वाली है। जी, चलिए बड़ौदा सीट का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा और लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए जल्दी हर सीट को कवर करना चाह रहे हैं। बड़ौदा सीट, जहां पर बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा गया कि किसी तरह का मुकाबला नहीं है। जो वहां पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी, बहुत कम समय उन्होंने वहां पर दिया। क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी पिछले 16 सालों से यहाँ कभी हारी नहीं है, इस बार क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है? क्या बीजेपी के फेवर में ये सीट जाएगी, या फिर जो जीत होगी अब ये देखा जाएगा कि कितने मार्जिन से जीत मिलती है बीजेपी को? अमिताभ जी। निश्चित रूप से अब वही प्रश्न है, सुरक्षित सीट है। आप ये कहें कि मोदी लहर थी तो मोदी ने बड़ौदा सीट क्यों चुनी? तो खैर, मैं बड़ौदा सीट अपने आप में इस चीज़ का सीधा प्रमाण है कि सुरक्षित सीट होने की वजह से ही सीटें चुनी जाती है। बड़ा नेता ऐसी सीटें चुनता है। एक सबसे रोचक बात मुझे लगता है वडोदरा को लेकर केवल एक है कि वडोदरा और बनारस में मार्जिन किसका ज़्यादा रहता है, क्योंकि
केवल एक ही चीज है बड़ोदरा और काशी में, इसके अलावा कुछ नहीं। महत्वपूर्ण सवाल मैं कृष्णवीर जी से जानना चाहूंगी। कृष्णवीर जी, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक तो उनका गढ़ है और दूसरा जो वाराणसी जहाँ से काशी का रण होने वाला बेहद महत्वपूर्ण वो भी रण है। ऐसे में अगर जीत दोनों जगह से मिलती है नरेंद्र मोदी को, तो वो कहाँ से, किसे छोड़ेंगे, किसे पकड़ेंगे? अब ये निर्णय तो उनको खुद करना पड़ेगा। ऐतिहासिक जीत कहां से मिल रही है, सवाल यह है कि जीत दोनों जगह से मिल रही है और हर दोनों जगह बहुत प्यार मिल रहा है। स्थिति ये हो गई है कि पोस्टर फाड़ने की नौबत आ गई है विरोधी पक्ष के उम्मीदवार को। ये चीजें ऐसा तो नहीं कल को कपड़े फाड़ने पड़े 16 मई के बाद। ये हालात जो है रंजीत जी से जानना चाहिए। रंजीत जी, यहाँ पर ऐसा क्यों देखने को मिला? मधुसूदन मिस्त्री, आपने बाद में कैंडिडेट बदलकर मधुसूदन मिस्त्री को यहाँ पर मैदान पूजा जी, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि दिल है उत्तर प्रदेश और प्रधानमंत्री जो है चूंकि बहुत 80 सीटें होती हैं और यहाँ से जो चुन के जाते हैं एक बड़ा दबाव बनता है केंद्र के अंदर, तो उस वजह से भी एक खुशी है वाराणसी के अंदर भी। और वाराणसी के लोग ये चाहते हैं कि हम वडोदरा से भी ज्यादा ऐतिहासिक मतों से जिता के भेजें। तो ये बड़ा सवाल है देश की जनता के दिल में। पूरा देश में एक हवा, एक सुनामी, एक लहर, क्या क्या शब्द आज लोग दिल से कह रहे हैं। एक बहुत संक्षेप में जवाब। खंबे पर चढ़कर मोदी के पोस्टर पर पोस्टर लगाया मधुसूदन मिस्त्री ने, क्या उसका फायदा यहाँ पर उनको मिलेगा? देखिए, उस घटना के बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं, मैं नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन मैं ये बताता हूं कि ये जो जितने अच्छे अच्छे शब्द ये लोग आत्ममुग्धता में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा गुजरात में भी स्थिति नहीं है। और पीछे आपने देखा था कि पिछले लोकसभा में भी हमने लगभग 10 सीटें वहां जीती थी। इस बार हम लोग उससे बेहतर करने जा रहे हैं और वहां की गुजरात की जनता भी कांग्रेस के साथ है और मधुसूदन मिस्त्री हमारे काफी मजबूत कैंडिडेट हैं वहां। और श्री नरेंद्र मोदी जी को जोरदार चुनौती मिल रही है। अब जनता जो तय करेगी वो देखना फाड़ने के खिलाफ वक्त की कमी है, कम से कम मैं सुनामी जैसे शब्द के पक्ष में नहीं। सुनामी बड़ी प्राणघातक होती है, प्राणघातक होती है। लेकिन चलिए, इस शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, यहाँ पर लहर को सुनामी में बदला जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा जो कि अधूरी रह जाएगी नरेंद्र मोदी पर, बहुत कम वक्त है। वोटिंग के बाद जिस तरीके से उन्होंने कमल का फूल दिखाया, अपने पार्टी का निशान दिखाया, उस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वोट डालने के दिन आपने घोषणा पत्र जारी किया। आपसे सवाल है कृष्णवीर जी, वोट डालने के दिन आपने घोषणा पत्र जारी किया, एक मतदान जिस दिन था उस दिन आपने रोड शो किया और अब पार्टी के साथ आज वोट डालने के बाद आपने पीसी की निशान के साथ, पार्टी के निशान के साथ पीसी की। नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे वजह है? क्या जिस दिन राहुल गांधी ने रोड शो किया था उस दिन चुनाव नहीं था इस देश में? क्या जब मीडिया के बीच में वो है जहां उन्होंने मतदान, पूजा जी अब मेरी बात आप सुनिए, जहां मतदान केंद्र पर मोदी जी थे वहां कमल नहीं दिखाया उन्होंने। आपने देखा है मतदान डालते हुए, मतदान करते हुए, और वो वहां से बाहर आ गए जब मीडिया के बीच में। और कमल दिखाने की बात और ना दिखाने की बात क्या, कमल तो सभी जानते हैं। बार बार क्यों उनकी तरफ से कानून तोड़ा जा रहा है? सवाल यह है कि कानून तोड़ना, कहां कानून तोड़ दिया? वो खुद में कमल है, पूरा देश जानता है कि वो कमल है, वो दिखाने की बात नहीं है। उसमें दिखाने की जरूरत कहां पड़ गई थी? वक्त की कमी है। नहीं पूजा जी, एक आपने घोषणा पत्र की बात की, कांग्रेस के नेता रोड शो करते हैं, कांग्रेस के नेता रोड शो करते हैं, उस दिन चुनाव को प्रभावित नहीं माना जाता, उस दिन उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में बात नहीं होती। लेकिन जिस दिन मोदी जी अपना नॉमिनेशन करते हैं और उस दिन चुनाव है, आप हर गलत काम को डिफेंड कीजिए, उसमें गलत काम नहीं करना है। देखिए, ये अधिकार है, ये हर गलत काम को डिफेंड करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि घोषणा पत्र जो है पार्टी का, घोषणा पत्र जो होता है पार्टी का, वो एक एजेंडा होता है कि आप आगे क्या काम करने वाले हैं और मतदान के दिन ये घोषणा पत्र लाते हैं। ये बेहद चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। अमिताभ जी माफ कीजिएगा, बहुत कम वक्त हमारे पास है, हमें चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। बहरहाल 7 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। 105 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस ओर जनता जाती है, किसकी तरफ मतदान करती है। 16 मई को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जिया न्यूज़ के इस मंच से आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि सोच समझकर मतदान दें और मतदान जरूर करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जिया न्यूज़ पर खबरों का सफर बना रहेगा।